अच्छा जी, अब देखते हैं कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म का पार्ट 2 है कि इट इज वर्दी टू नोट हियर दैट सम ऑफ यूरोपियन राइटर डिफाइंड इम्पीरियलिज्म है। कुछ यूरोपियन जो राइटर्स हैं उन्होंने इम्पीरियलिज्म को कैसे डिफाइन किया है। आइडियाज दैट सर्टेन पीपल सर्टेन टेरिटरीज एंड बिसीज डोमिनेशन, उन्होंने इसको जो है वो क्या कहा है कि ये वो आइडियाज हैं जो कि सर्टन पीपल और सर्टन टेरिटरीज रिक्वायर करती हैं और बिसीज करती हैं डोमिनेशन को। ठीक है, कि कुछ आइडियाज जो कि कुछ सर्टन पीपल और सर्टन टेरिटरीज जो है उनको रिक्वायर करती हैं और बिसीज करती हैं फॉर डोमिनेशन, यानी कि वो डोमिनेट होने के लिए ये सब करती हैं। Some European writers and critics of second half of 19th century illustrated this above mentioned idea by favoring it as that India was created only in order to be ruled by England, कि इंडिया सिर्फ इसलिए क्रिएट हुआ था ताकि इंग्लैंड उस पर रूल कर सके। सैड कोटेड किपलिंग्स नॉवल गिव टू सपोर्ट इन दिस कनेक्शन। उसने सैड ने कोट किया है किसको, ये जो नॉवलिस्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा कि उसने किपलिंग नॉवल किम को भी कोट किया है। सैड फर्दर सेज इन दिस लेक्चर ऑफ कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म that after the end of the Cold War, the superpowers of the world, Cold War आपको पता है रशिया और अमेरिका के दरमियान हुई थी, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रशिया के दरमियान। the superpowers of the world devise a new world order, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना। इन दिस रिस्पेक्ट और रिगार्ड यूएस इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ गए। इन अदर सिंपल वर्ड, इट इज अ न्यू ब्रांड ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब ये जो यूएस जब एक टॉप ऑफ द लिस्ट आया तो ये अब एक न्यू ब्रांड था ऑफ इम्पीरियलिज्म का, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विली ब्रांड प्रेजेंटेड a so-called report on North-South problem in 1980. This report also demanded a certain solution of problem because the newly diagnosis of North-South problem was being applied to all underdeveloped countries in the world. This new world order is itself a doctrine of U.S. responsibility to set things right all over the world. अच्छा, उसने ये कहा था यहाँ पे कि इसको जरा गौर से देखें। एक विली ब्रांड जो है ना, उसने एक रिपोर्ट लिखी थी। उसने कहा था कि ये जो अमेरिका है ना, उसने ठेका ले लिया है कि पूरी दुनिया को इसी ने ठीक करना है। समझ आई बात? इस पूरे पैराग्राफ का लुब्बे लुबाब है, समझ आ गई? एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ और इस रिपोर्ट ने ये डिमांड की सडन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कि ये जो न्यूली डायग्नोसिस ऑफ नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम है ना, जो कि तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड पे अप्लाई करता है। ये न्यू डायग्नोसिस यानी कि एक न्यूली डायग्नोसिस ऑफ नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम। नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम क्या है? ये जो हम एशियन कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज प्रॉब्लम, इनको सॉल्व करने का ठेका सिर्फ अमेरिका ने ले लिया। डॉक्ट्राइन आ गई एक, ठीक है, एक लॉ बन गया कि इनको सॉल्व सिर्फ अमेरिका ही करेगा। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन अभी भी अप्लाई हो रही है हमारे। और क्या थी? दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन इटसेल्फ इज a doctrine of US responsibility to set things right all over the world. अब ये यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो एक सुप्रीम पावर बन गया है, तो उसने इंटरवेन करना है हर कंट्री के मामलात में कि इन्हीं यही इंटरवेन करेंगे तो मामला ठीक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, और हमें भी आदत पड़ गई है कि हर बात हमें अमेरिका से पूछने की। Now in the present age we see that USA is the guardian of settling all things right in all countries of the world. और USA जो है अब इस प्रेजेंट एज में हम देखते हैं कि यूएसए जो है वो अब एक गार्डियन बन के बैठ गया कि उसने ही पूरी दुनिया के मसले हल करने हैं। वही गार्डियन है पूरे दुनिया का और वही एक सुप्रीम पावर है जो कि पूरी दुनिया के फैसले करेगी। क्या ऐसे ही है? यस, इट इज नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो डॉक्ट्राइन है वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन एज जस्टिफिकेशन, और ये एक जस्टिफिकेशन के तौर पे ली जाती है फॉर यूएस इन्वॉल्वमेंट इन एनी अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज अंडर द सन। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी को भी कोई मसला होगा तो उसका मसला यूएस ही हल कराएगा। वंस अगेन said absolutely says right in this connection. The goal of US foreign policy is to bring about a world increasingly subject to the rule of the law. But it is the United States which organizes the peace and defines the law. अब वो कहता है यहाँ पे, गौर से देखें इसको ना
क्या कह रहा वो यहाँ। वो कहता है ये जो गोल है ना यूएस का फॉरेन पॉलिसी, वो एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ वर्ल्ड इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ द लॉ। वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के आगे पूरी दुनिया झुक जाए, बट इट इज द यूनाइटेड स्टेट विच ऑर्गेनाइजेज द पीस एंड डिफाइंस द लॉ। और ये यूनाइटेड स्टेट ही है, ठीक है। ये जो फॉरेन पॉलिसी है, यूएस पॉलिसी, वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में ना एक रूल एंड लॉ होना चाहिए, ठीक है, जिसके आगे पूरी दुनिया उसको ओबे करे। और वो जो रूल एंड लॉ जो है वो ऑर्गेनाइज कौन करेगा, वो होगा किसका, वो यूएस का ही होगा, जिसकी वजह से दुनिया में पीस आएगा। और यही वो डिफाइन करेंगे लॉज को, डिफाइंस द लॉज विच ऑर्गेनाइज द पीस एंड डिफाइंस द लॉ, ठीक है। अब ये यूएस ही होगा जो कि ये सारा पीस और ये लॉ जो है डिफाइन करेगा। इनको पता है कहाँ पे हमला करना है, किधर जंग करनी है, किधर नहीं जंग करनी, किसको एड देनी है, किसको नहीं देनी, किसको थोड़ा सा थ्रेट करना है, किसको नहीं करना। Said has rightly said that these terms at world responsibility, new world order, के ये जो न्यू टर्म्स के जी ये वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ये बात करते हैं, ये एक न्यू ब्रांड है भाई ऑफ एम्पेरियलिज्म। ये न्यू ब्रांड ऑफ एम्पेरियलिज्म है। इट इज ऑल्सो एन ओपन एंड causeless exploitation and loot of rice as well as raw material of the third world country। तो कहते हैं ये भी एक ओपन कॉज है, ये एक ओपन कॉजलेस एक्सप्लॉइटेशन है कि पहले तो रॉ मटेरियल के पीछे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आए और अब जो है रूल एंड लॉ के उस पे कि जी अब पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में। In this present age, we see that under the guise of world responsibility to set things right, the guardian of the world is making its involvement in affair of the third world in order to fulfill their economic interest by capturing the natural resources and raw material of these countries rather than having any genuine concern of the people of the world। अब इस प्रेजेंट एज में अब हम वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के गाइस के अंडर आ गए, ठीक है। और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है, वो यूएस के हाथ में है। और ये जो गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड है इज मेकिंग इट, गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, यूएस है, ठीक है। और ये जो गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड है वो अपने इन्वॉल्वमेंट इन अफेयर्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड के अंदर करता है ताकि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उनको बहाल कर सके बाय कैप्चरिंग द नेचुरल सोर्सेज, ताकि वो उनकी नेचुरल सोर्सेज को कैप्चर कर सके, उनके रॉ मटेरियल्स को कैप्चर कर सके, rather than having any genuine concern for the people of the world, बजाय इसके कि वो कोई genuine concern हो उनका people of the world। In this connection, Chomsky rightly condemns this so-called Western ideology in the following words। Chomsky ने भी condemn किया इस Western ideology को। उसने कहा है कि it is an absolute requirement of Western ideology that a vast and gulf be established between civilized West, with its traditional commitment to human dignity, liberty, and self-determination, and the barbaric brutality of those who some reason, perhaps defective genes, fail to appreciate the depth of this historical commitment। अब वो कहता है यहाँ पे कि ये एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजी की कि ये जो एक बहुत बड़ा गल्फ एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन द सिविलाइज्ड वेस्ट, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी कमिटमेंट टू डिग्निटी, लिबर्टी और डिटर्मिनेशन, और दूसरी तरफ क्या है, बारबैरिक ब्रूटैलिटी है ऑफ दोज हु सम रीजन पर हैव डिफेक्टिव जीन्स फेल टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस हिस्टोरिकल कमिटमेंट। वो बारबैरिक ब्रूटैलिटी, एक तरफ तो इन्होंने ये कहा है भाई हम सिविलाइज्ड वेस्ट हैं और अपनी ट्रेडिशनल कमिटमेंट टू ह्यूमन डिग्निटी, लिबर्टी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का ये नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ एक गल्फ पैदा हो गया है उस बारबैरिक ब्रूटैलिटी का जो ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हम सिविलाइज्ड नेशन है, दूसरी तरफ कहते हैं हम दूसरी तरफ जो ये शो कर रहे हैं एक बारबैरिक ब्रूटैलिटी ऑफ दोज फॉर सम रीजन जो कि परहैप्स डिफेक्टिव जीन्स, शायद इनका कोई डिफेक्टिव जीन है कि ये अपने आप को वाइट समझते हैं और बाकी दुनिया को ये ब्लैक समझते हैं, तो इन्होंने अथॉरिटी ले ली है कि सारी दुनिया पे ये अब कुछ भी कर सकते हैं। फेल टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ दिस हिस्टोरिकल कमिटमेंट। अब ये जो इनकी ये हरकतें हैं वो फेल कर देती हैं, मतलब ये समझने में हम लोग कासिर हैं
कि हम इनकी इस हिस्टोरिकल कमिटमेंट जो कि इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था अपनी डिग्निटी का, अपनी सिविलाइज्ड वेस्ट का, तो वो अब हम इस सिविलाइज्ड वेस्ट को इस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सकते इस ब्रूटैलिटी के साथ. It is also very right observed that USA advocates its self-appointment writ, which runs writ कहते हैं रट जो इन्होंने लगाई हुई है, which runs in the entire world of today. इनकी जो सेल्फ एडवोकेटेड सेल्फ अपॉइंटेड जो इनके रेट है, इनकी जो रट है जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, अमेरिकन थिंक, ये भी बेटा कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है. अमेरिकन थिंक दैट whatever their country thinks or regard, it is just as the rest of the people want. ये बेटा कोट है, ये एडवर्ड सैड ने कही थी कि अमेरिका जो है वो ये सोचता है कि whatever their country think or regard, कि जो उनका अपना कंट्री यानी कि वो खुद जो सोचते और समझते हैं, शायद पूरी दुनिया के लोग भी वो उनकी जरूरत है, ठीक है, चाहे वो सही है या गलत है, जो हमने सोचा वो शायद पूरी दुनिया की जरूरत है, वो पूरी दुनिया शायद यही चाहती है जो हम सोच रहे हैं. तो वो जो सोचते हैं वो लोगों के जहनों पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. वो चाहते हैं कि ये लोग हमारे दिमागी गुलाम हो जाए. Said of the view that if the counter forces of imperialism such as migrant workers, refugees and decolonized people, black इमिग्रेंट्स, ये वही मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने बहुत सारे काले हबशियों को ये गुलाम बना के अमेरिका में ले आए थे, इस वजह से वो अमेरिका के अंदर हमेशा ब्लैक एंड वाइट्स के डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं. अर्बन स्क्वाटर्स, स्टूडेंट्स एंड पॉपुलर insurrectionists are united into 2 points. One of the security of the person's freedom and second is of the environment concern. These millions of dislocated people can rise a formidable revolt. ये million of people जो हैं एक formidable revolt create कर सकते हैं. Moreover, these dislocated human beings are free from ethnic and नेशनल प्रिजुडाइस, मतलब ये फ्री हैं उस एथनिक और नेशनल प्रिजुडाइस से, बिकॉज देयर डिसलोकेशन हैज मेड देम फ्री फ्रॉम दीज रेशनल, नेशनल एंड एथनिक प्रिजुडाइस. They are also know that if they indulge in such kind of petty prejudices, it will help imperialists. वो इस वजह से इस petty prejudices में नहीं indulge करते अपने आप को, क्योंकि इससे imperialist को मदद मिलेगी. They make it easy for them to divide and rule. और वो इस वजह से उनके लिए ये आसान था कि वो उनको डिवाइड करते और रूल करते. Actually, they are the instruments of the so-called and vicious system enforced by imperialism. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि क्या हुआ था इम्पीरियलिज्म में. इन्होंने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अप्लाई किया जब ये आए ना बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर, ठीक है. इन्होंने क्या किया, या चलें कॉन्गो की भी बात करते हैं, वहां पे भी इन्होंने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अप्लाई किया. इन्होंने क्या किया, जो कि ऐसे कबीले थे ना, चलें पाको हिंद की बात करते हैं, बड़े सगीर की आपको बात, जब आप हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ेंगे ना और थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ेंगे, फिर आप देखिएगा कि इन्होंने किस तरीके से डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अप्लाई किया था. तो आपको बड़े सगीर की कहानी तो सबको ही पता है, उससे रिलेटेड आपको बता देती हूँ. यहाँ पे कहता है ना कि if the counter forces of imperialism such as migrant workers, refugees and decolonized people, black immigrants, urban squatters and student popular, और ये सब जो है 2 points पे unite हो जाते हैं. One of security of personal freedom and second is the environment concern. तो शायद ये millions of dislocated people जो है अपना formidable revolt कर सकते थे, लेकिन moreover ये जो dislocated human beings थे ये फ्री हो गए थे एथनिक और नेशनल प्रिजुडाइसेस से. उसकी रीजन क्या थी, बिकॉज देयर डिसलोकेशन हैड मेड देम फ्री फ्रॉम दीज रेशनल, नेशनल एंड एथनिक प्रिजुडाइसेस. एथनिक यानी कि उनके जो इलाकाई प्रिजुडाइसेस थे ना, जब इन्होंने उन लोगों को डिसलोकेट कर दिया तो वो उन प्रिजुडाइसेस से आज़ाद हो गए. उनको नहीं पता था कि हम किस नेशन से ताल्लुक रखते हैं या हमें कॉलोनाइज किया जा रहा है. सेम इज द केस, इन्होंने जब पाकिस्तान बड़े सगीर में ये आए ना, इन्होंने सबसे पहले जो है डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अप्लाई किया कि हिंदू और मुस्लिम को अलग-अलग कर. जब इन्होंने इन दो कौमों को अलग-अलग कर दिया, दो टुकड़े कर दिया, तो फिर इन्होंने उस पर रूल भी किया.
सेम इज़ द केस विद द पाकिस्तान एंड द मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, वो भी डिवाइड एंड रूल का ही फार्मूला है। तो बेस्ट तरीका इम्पीरियलिज्म का जो इनको लगा ना, उन्होंने कहा कि अगर तो हम इनके मामलात में इंडल्ज करेंगे तो फिर तो हम तबाह हो जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि पहले इनको डिवाइड करो फिर इस पर रूल करो। ठीक है, तो आप देखें ना, घरों में मासियाँ आती हैं, वो क्या करती हैं, सास और बहू के दरमियान ज़रूर वो जो है फड्डा करवाती हैं ताकि दोनों आपस में लगी रहें और हम ऐश करते रहें। ठीक है, तो दैट इज़ द डिवाइड एंड रूल, दैट इज़ द डिवाइड। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ख़ानदान के मामलात में भी जो है वो इंटरफेयर करते हैं। रीज़न डिवाइड एंड रूल। ये सेंस ऑफ अथॉरिटी बेटा हर किसी के अंदर होती है। जो इंसान आ गया ना दुनिया में, उसके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी है कि मेरी मानी जाए, और उस मानी जाए के पीछे ना इंसान बहुत कुछ करता है। तो दैट इज़ द थिंग। ये जो है दे मेक इट इजी फॉर डिवाइड एंड रूल। उनके लिए इम्पीरियलिज्म उस वक्त फ़ायदा मंद थी जब वो डिवाइड करते और रूल करते। कॉन्गो में भी जाके इन्होंने यही किया था, अफ्रीका में भी यही किया कि इन्होंने कुछ लोगों को तो वहाँ से अमेरिका भिजवा दिया, बाकी जो पीछे रहे कुछ को इन्होंने क्रिश्चियन कर दिया, मतलब क्रिश्चियन बन गए थे। तो उससे क्या हुआ कि दो कौमें वहाँ पे जनरेट हो गई। ठीक है, और एक क्रिश्चियन थे और एक ईदन्स थे। ठीक है, वहाँ के जो उनका बेसिक जो ट्रेडिशनल उनका। तो फाइनली वो डिवाइड एंड रूल। अब पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल कैसे हो रहा है? आधे लोग जो हैं वो अमेरिकन कल्चर को फॉलो करते हैं, आधे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं हमारा पाकिस्तानी कल्चर ठीक है, बाकी जो है वो फिरकों में बढ़ गई है कौम, सब डिवाइड हो गए एंड दे आर रूलिंग। ऐसे ही है ना, हम अपनी कौम के लिए तो इकट्ठे होते ही नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द डिवाइड एंड रूल। हर वक्त कोई ना कोई मसला क्रिएट कर देते हैं, कभी पॉलिटिशियंस क्रिएट कर देते हैं, कभी जो है वो मौलवी आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। ये क्या है? दिस इज द डिवाइड एंड रूल। ये सब कुछ इम्प्लांटेड होता है, सब पैसा पंप होता है। और इसी तरीके से ये कई ममालिक है, इसी तरीके से शाम और इराक के अंदर भी बेटा यही हुआ है। ये जो सिविल वॉर्स क्रिएट की गई हैं, ये सब डिवाइड एंड रूल फार्मूला। अगर ये काम नहीं करेंगे, आपको पता है कि माजी में जितनी भी मुसलमानों की सल्तनतें हैं वो बर्बाद इसी चक्कर में हुई हैं। डिवाइड एंड रूल, सेंस ऑफ अथॉरिटी क्रिएट कर दी थी जितने भी सुल्तान थे उनके दिमागों में। ठीक है, जितने भी बादशाह थे उनके दरमियान दिमागों में कि नहीं तुम ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी मानी जानी चाहिए। तो आपस में ये जो अर्तगल ड्रामा है उसके अंदर यही तो दिखाया जा रहा है, और क्या है कि किस तरीके से जो है मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल फार्मूला अप्लाई करके और उनको अलग-अलग किया गया। एक्चुअली दैट इज द बेसिक कल्चर ऑफ जो कि उसके अंदर दिखाया गया। शुक्र है किसी को एहसास हुआ कि भाई ये भी दिखाना चाहिए। So to conclude this above mentioned discussion, we can say openly and forcefully that whatever SAT has delivered in this lecture on culture and imperialism absolutely showed the clear picture of the so-called imperialism, exploitation and looting of the basic rights of natives of the subjugated terrorists of the world. उसने अब उन एक्सप्लॉयटेशन लूटिंग ऑफ द बेसिक राइट ऑफ द नेटिव्स को उसने शो किया। नेटिव्स जो इलाकाई होते हैं, हम पाकिस्तान के नेटिव्स हो गए ना, हम जिस इलाके में रहते हैं, ऑफ द सब्जुगेटेड टेरिटरीज। सब्जुगेटेड कहते हैं गुलाम टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड। The hunger of the Western economies for fulfilling the needs and necessities and demand of the raw material for industrialization led Western countries to extend their domination to distant territories of other countries in order to capture their natural sources of raw material. ये जो हंगर थी, ये जो लालच थी उनकी कि वो वेस्टर्न इकोनॉमीज की कि वो अपनी फुलफिल करें अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज़ को, अपनी डिमांड्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इन्होंने लेड किया वेस्टर्न कंट्रीज को टू एक्सटेंड देयर डोमिनेशन ऑन द वेस्टर्न टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज, ताकि वो डोमिनेट कर सकें ऑन द डिस्टेंट टेरिटरीज और ऑफ द अदर कंट्रीज, ताकि वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है उनको कैप्चर कर सकें। This imperialism even did not come to end after the post-war decolonization. It shaped a newly devised world order by the US, which was no more than a worst kind of production of the old imperial order under the fine guise of setting the things right in all other countries. और ये जो imperialism थी वो अभी तक end नहीं हुई after World War decolonization, बल्कि उसने अपना एक newly devised
वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर लिया बाय यूएस, which has no more than a worst kind of reproduction of old imperial order, यानी कि वो पुराना imperial order ही दोबारा से reproduce हुआ under the find guise of setting the things right in other countries. दूसरे मतलब एक find guise है of setting things right इन द अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज को इस तरीके से झांसा दे के फंसाया गया है जनाब, और हमें फिर यही लगता है कि उनका कल्चर वही अच्छे हैं, हम तो अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे तो ऐसे भी नहीं होता, वहाँ पे तो लड़कियां आज़ाद घूमती हैं, वहाँ पे तो ये बेटा उनकी इस वक्त वेस्ट बर्बाद हो चुका है, उनको हमारे बच्चे चाहिए। आपने देखा नहीं है लिखा होता है इमिग्रेशन टू कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, वाई? उसके लिए उनको डॉक्टर्स चाहिए, उसके लिए उनको इंजीनियर्स चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स चाहिए। वो कहाँ से चाहिए? थर्ड वर्ल्ड कंट्री से चाहिए। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि बेटा उनकी अपनी नेशन जो है वो बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पे शादी का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बच्चे पैदा करने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, बच्चे अब हम माँ उन्हें पैदा किए हुए हैं और हमने ने उनको टाइम दिया हुआ है, अब हम उठा के उनको दे दें अंग्रेज़ों को। ठीक है, मुझे बताएं कि ये कितनी गलत बात है, कैसे हम अपने बच्चों को अपने से दूर कर दें। और हमारे, आप यकीन करें कितने सारे लोग हैं जो बाहर जाके कमा रहे हैं। ठीक, दैट इज द थिंग कि दीज आर द थिंग, अपॉर्चुनिटीज बेटा क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्रिएट हो भी जाती हैं। बाकी ये कि रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा होता है, जिसने जहाँ जाना है वो तो वहाँ जाता है, लेकिन अल्लाह बंदे को वैसा मिलता है जैसा उसका गुमान होता है। बाज़ लोगों ने बचपन से सोचा होता है हमने बाहर ही जाना है। मेरे एक कज़न है, हम बहुत छोटे थे जब हम उनके घर गए थे, और इवन वो भी हमारे घर आया करते थे, तो उनके जहन में एक ही चीज़ थी, मैं पढ़ लिख के बाहर जाऊंगा। इवन उनके पेरेंट्स ने भी उनके जहन में एक ही चीज़ डाली हुई थी कि पढ़ लिख के बाहर ही जाना है, बेटियों की शादी वहाँ करनी है जो कि बाहर रहता होगा, हमने बाहर शिफ्ट हो जाना है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। आप यकीन करें, ही इज़ नाउ 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वो पाकिस्तान में भी नहीं एडजस्ट हो सके। द रीज़न मेंटालिटी, आपकी सोच। और दूसरा, बाहर गए हैं लेकिन बाहर भी जाके वो बंदा नहीं एडजस्ट हो पाया। ठीक है, हालांकि ही इज़ नाउ 45, मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 45, यस, क्लोज टू 50। ठीक है, लेकिन ही कुड नॉट एडजस्ट हियर। तो दीज आर द थिंग्स के बेटा हम लोग ना बचपन से ही सोच लेते हैं कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। आप यकीन जानिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरे पास आते हैं वो कहते हैं मैम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के ममालिक में नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज जब शिफ्ट होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, इवन मेरे पास बहुत सारे ओवरसीज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैम जो कोर्सेज, जो एजुकेशन लेवल पाकिस्तान में है वो कहीं पे भी नहीं है। और इट्स अ फैक्ट, मैं आपको सही बता रही हूँ, पाकिस्तान का जो स्टूडेंट है वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है पूरी दुनिया का। कंटेंट राइटिंग सबसे ज़्यादा पाकिस्तानीज करते हैं, नोट्स हम बनाते हैं। आपको पता है बाहर के ममालिक में तो वो क्विक सिस्टम है ना, एमसीक्यू सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन सिस्टम, वो तो डिटेल में जाते ही नहीं है, डिटेल में तो हम जाते हैं। इस लिहाज से वो जब इवन फ्री लांसिंग में भी इस वक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया इसलिए टॉप पे हैं, ये तीनों ममालिक। चौथे पे मेरा ख्याल है नेपाल है या पता नहीं कौन सा है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, इंडिया, ये तीन तो है, चौथा पता नहीं कौन सा वाला है। लेकिन बहरहाल ये तीन टॉप पे जा रहे हैं फ्रीलांसिंग में। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बेटा हम लोग नोट्स बनाते हैं, हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो बहुत आगे है पूरी दुनिया से, और हमें ये लगता नहीं उनका आगे है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। लेकिन आपको सही बताऊं कि जो जितना इंटेलिजेंट पाकिस्तान का स्टूडेंट है ना, इतना कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। सिर्फ क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि उस्ताद इस वक्त ना उनको सिलेबस से कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स को थोड़ा मोटिवेट, आई थिंक अगर वो कर दें तो स्टूडेंट आगे जा सकता है। और उस्ताद का काम ये नहीं होता कि वो स्टूडेंट को बिल्कुल बता दे कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते या टाइम थोड़ा रह गया। उस्ताद का काम ये होता है कि वो शागिर्द को ये बताता है कि अभी भी तुम कुछ कर सकते हो। तो उसने गो अहेड देना होता है और शागिर्द चल पड़ता है। ओबीडियंस तो है ना पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर, तो अपने ओबीडियंस की लेवल की वजह से ये लोग आगे चले जाते हैं, क्योंकि फॉलो कर जाते हैं अपने जो उस्ताद होते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आगे चले जाते हैं।
तो दैट इज द थिंग। तो बेटा अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुद क्रिएट करें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, लेकिन हमारी वो आंख नहीं होती जो हम वो देख सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे जहनों में डाल दी गई हैं। अब हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, या उधर, वो नेशंस कभी गुलाम नहीं हुई ना। ठीक है, वो वहाँ पे अरबी बोलते हैं, वहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती। मैं अब सऊदीया गई थी, वहाँ पे मैंने अंदाज़ा यही लगाया कि यार इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती, इनका तो कोई एजुकेशनल, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका, उनकी एजुकेशन कुछ लोगों की है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है एक्चुअली। दे वो बस उनको ये है कि भाई हमारा अपना कल्चर ठीक है। हम लोगों को ये है कि हमारा शायद अपना कल्चर ठीक नहीं है, कभी हम कुछ सीखने लग जाते हैं, कभी हम आइल्स में फंस जाते हैं, कभी हम कहीं फंस जाते हैं, कभी हम वहीं फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस कौम को बदनाम कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। जहाँ तक बेटा